हेलो स्टूडेंट, आई एम कमल शर्मा फ्रॉम एल के विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा पार्ट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग का। हमने पार्ट वन में जो है काफ़ी कुछ किया था, ठीक है। पार्ट वन में जैसे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वेस्पर थ्योरी किया हमने पार्ट वन में। वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, उसकी स्ट्रक्चर वो टेबल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना उसको, ठीक है। उसके बाद हमने किया उसका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया हमने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो सब किया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में हम क्या क्या करेंगे? पार्ट सेकंड में करेंगे हम इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ। ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर हैं, कौन कौन से हैं भाई पैरामीटर? बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये सब बताएंगे। एंड इसमें बताएंगे पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। फिर उसके बाद और पोलर नॉन पोलर में ये तीन चीजें हम मेन रहेंगी हमारी। कौन सी? एक तो डाइपोल मूवमेंट, एक एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और एक आपका फेजान रूल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसमें जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड की, ऐसे ही जो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन करता है, सोल्यूबल होता है या नहीं होता, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट ही है, जहाँ पे होगा मैं बता दूंगा। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें दो चीजें बताई जाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। पहले ही बता देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से बताएंगे। एक तो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर करके बताएंगे हम सारे हाइब्रिडाइजेशन, फिर एक हम फॉर्मूला आपको दे देंगे, उस फॉर्मूले से भी बता सकते हो, ठीक है। शेप भी बता सकते हो उसके, और वो सब बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप दो चीजें बताओगे, एक तो बताओगे बॉन्ड ऑर्डर बताओगे एक इसके अंदर, और एक मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओगे इसके अंदर, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेंगी हमारी इसके अंदर। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद एक एक करके हम ये चीज करवाते हैं। नाउ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है बेटा बिटवीन टू एटम्स के बीच में जितना जो लेंथ होती है, जो मतलब कि डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम? बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ कैसे कैसे इफेक्ट करती है उस साइड से, जैसे हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में, जैसे मैं इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, HF की बॉन्ड लेंथ कम होगी, HCl की ज्यादा होगी, और HBr की और ज्यादा होगी, और HI की और ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर गई? साइज पे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है किस किस पे डिपेंड करती है? तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम्स का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर जो एटम का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये यही चीज दिखा रखी है, जैसे मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। सेकंड आता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जिसमें S कैरेक्टर कम होगा, क्या होगा? S कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, या जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं देख रहा हूं कार्बन है, कार्बन के बीच में अगर जो डबल बॉन्ड है, और कार्बन अगर जो किससे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, ठीक है, और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है अगर जो, ठीक है। या और भी ले सकते हो बॉन्ड लेंथ, और भी आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से,
ठीक है। अगर जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस करेक्टर ज़्यादा है आपका, एस करेक्टर ज़्यादा हुआ तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे इनसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये H इससे अटैच है, ये H इससे अटैच है, ये H इससे अटैच है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp3 है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या है, sp2 है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जो s करेक्टर है वो कितना है भाई, इसका s करेक्टर, इसमें s करेक्टर है 25%। कैसे निकाला, ये टोटल कितने हैं, 4, तो 1/4 इंटू उसमें एक क्या है, s है, टोटल ये कितने हैं 4, 2 3 पी के और एक इसके 4, तो 1/4 परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24% आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें टोटल कितने हैं, 3 में से एक s है और 100 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे है, इससे आगे चलते हैं तो क्या आएगा भाई, 1/2, टोटल कितने हैं 2, उनमें से एक s है और इसका 100 करेंगे तो ये क्या आ गया, 50% s करेक्टर आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे सबसे ज्यादा s करेक्टर किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बना दो, इसको थोड़ा सा छोटा बना दो बॉन्ड को, ठीक है, और इसको और ज्यादा छोटा बना दो। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब इसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ये एस करेक्टर के क्या हुई, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। समझ में आया, ये रिजल्ट निकल के आ गया है यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, और साइज के क्या था भाई, साइज के क्या था, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के क्या था, डायरेक्टली, मतलब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद देख लेते हैं हम मल्टीपल ऑफ बॉन्ड। थर्ड है हमारा मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, थर्ड फैक्टर मल्टीपल ऑफ बॉन्ड। अब मल्टीपल ऑफ बॉन्ड में क्या है बेटा, अगर जो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल ऑफ बॉन्ड। व्हेन नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस देन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी। अब समझाता हूं मैं आपको बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर जो ज्यादा है, ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, इसको कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में, इसको ज्यादा लगेगी, इसको और ज्यादा लगेगी, इसको बहुत ज्यादा लगेगी। क्लियर है। ठीक है, बड़ा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ, जो जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं वो बॉन्ड एंथैल्पी को भी इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे इसके हम, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी को भी इफेक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया भाई, साइज ऑफ आयंस। तो साइज क्या होगा भाई, साइज ऑफ आयंस। तो बॉन्ड एंथैल्पी को कैसे इफेक्ट करेगा, साइज ऑफ एटम कर लेते हैं। तो साइज ऑफ एटम अगर जो ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। समझ में आया। ठीक है, मतलब साइज ऑफ आयंस अगर जो ज्यादा हुआ, मतलब साइज ऑफ एटम ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का। दूसरा क्या है भाई,
आपका हाइब्रिडाइजेशन भी ले सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन का भी बता सकते हो, फिर मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड मल्टीपल होंगे तो क्या होगा भाई, मल्टीपल ऑफ बॉन्ड के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली होगा, ठीक है। बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मल्टीपल ऑफ बॉन्ड के, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसको तोड़ने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, इसीलिए इसका एक बेटर एग्जांपल है, जो नाइट्रोजन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट होता है, इसीलिए चिप्स वगैरह में वो यूज किया जाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, क्लियर है, इसलिए ये नोबल गैस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इनर्ट ये आ गया, इसी का ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका भाई लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर में क्या होगा भाई, जैसे फ्लोरीन है बेटा, अब फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, साइज छोटा है, तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी, लोन पेयर रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, रिपल्सन ज्यादा होगी, और रिपल्सन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम रहेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर कितने हो गए भाई, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, कम हो गए लोन पेयर। और एज कंपेयर टू नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल ये हो गया, यहाँ पे कितने, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। कभी ये कहो कि भाई अभी तो सर आपने नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा बताया था, अब यहाँ पे जो है कम बता रहे, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कम ही हो रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इनमें रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब रिपल्सन ज्यादा हो गई तो ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड जल्द इजीली टूट जाएगा, यस और नो, और ये और कम हो जाएगा। समझ में आ गया, ये एरो का मतलब क्या है, ये ऑर्डर ऑफ क्या है, ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये आपका, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो ये था एक आपका क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और उसके फैक्टर अफेक्टिंग। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बॉन्ड एंगल बताते हैं। यहां पे हम करवा रहे हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो भी एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो है डिस्टेंस कह लो या एंगल कह लो, इसे क्या कहेंगे हम, बॉन्ड एंगल कहेंगे। ये बॉन्ड एंगल होते हैं, ये सभी बॉन्ड एंगल लिखे गए हैं बेटा इनके बीच में, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, आपके वेस्पर थ्योरी पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस पे डिपेंड करता है ये बॉन्ड एंगल। इससे इसी पे ये चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा सारे के सारे क्या थे, सेम थे, ये सिमेट्रिकल थे, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं आया, तो पूरा बॉन्ड एंगल, पूरा बॉन्ड कितना होता है, ये 136 का होता है। तो इसका ये थर्ड पार्ट है, सिमेट्रिकल हो जाएगा क्योंकि सेम आपके एटम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो सिमेट्रिकल ये बनाएगा, और सिमेट्रिकल बनाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये भी एक सिमेट्रिकल बनाएगा, 4 आ गए तो 4 को सिमेट्रिकली आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बॉन्ड एंगल, 109.20 आ जाएगा, 28 सॉरी, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नेक्स्ट कहोगे सर इसमें तो बॉन्ड हमें कम दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाएगी यहाँ पे,
ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाएगी, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, दैट्स वाई ये बॉन्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो 4 है सर, यहाँ 3 ही है, तो बॉन्ड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तो आपने कम कर दिया, क्यों कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको हो गया सर 3 थे, यहाँ 2 हो गए, तो बॉन्ड और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो और ज्यादा कम हो गया बॉन्ड एंगल, ये 107 था, ये 104 ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, क्या आ गए, ये 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या है आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये क्या है आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये क्या है आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कल आपने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी में, आपको पता है ये सबसे ज्यादा होता है, ये कम होता है, फिर ये कम होता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये ज्यादा रिपल्शन होने के कारण इसके बीच में तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका बॉन्ड एंगल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ अब हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर होता है मल्टीपल ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम। जैसे आपका हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे, 1 है। अगर जो ऑक्सीजन के बीच में देखें तो डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बोलोगे 2 है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका, 3 है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पोलर एंड नॉन पोलर। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोलर हो जाएगा। जैसे सेम एटम्स बेटा मैंने ले लिए, सेम एटम ले लिए, तो ये सेम पावर से एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया बेटा, तो ये क्या कर रहा है, सेम पावर से एक दूसरे को खींच रहा है, तो ये क्या होगा भाई, इस पे कोई चार्जेस आएगा, कोई चार्जेस नहीं आएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। फिर क्या हुआ, ये क्या हो गया, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया तो ये हो गया नॉन पोलर। क्या हो गया, ये नॉन पोलर, मतलब कोई भी चार्ज नहीं आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या हो गया, नॉन पोलर। नो एनी चार्ज, नॉट एनी चार्ज ऑन एटम, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर अब हम ले लेते हैं दूसरी साइड। अब जैसे मैं ले लेता हूं HCl, तो मेरे को पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव, और इस पे पार्शली पॉजिटिव। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, और इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से दिखा देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से दिखा देते हैं। इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, पोलर हो गया। मतलब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। पोलर कौन होगा, पोलर आर दोज which have large electronegativity difference, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बेटा, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगा, आपका पोलर होगा। ठीक है, एक शॉर्टकट बता देता हूं पोलर और नॉन पोलर का, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मेनली जो हमारे ये 6 हैं, कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये किसी एनी अदर नॉन मेटल के साथ अटैच होंगे। एनी अदर नॉन मेटल। आप कहोगे सर नॉन मेटल क्यों बोल रहे हो, मेटल क्यों नहीं बोल रहे हो, बेटा मेटल आ गया तो वो आयनिक हो जाएगा, पोलर नहीं होगा, आयनिक हो जाएगा, ठीक है। और आयनिक जो होता है कभी भी पोलर का मतलब कि पोलर नहीं कहेंगे उसको, आयनिक होगा।
तो इनके बीच में ये किसी भी एनी अदर नॉन मेटल के साथ कनेक्ट हो गई, ये 6 में से कोई भी, तो वो क्या होगा आपका पोलर होगा, अदरवाइज क्या होगा वो आपका नॉन पोलर होगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, CH4। अब CH4 में आप कैसे पहचानोगे ये पोलर है या नॉन पोलर है? इन 6 में से कोई आया है क्या? इन दोनों में नहीं आया है, तो ये क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ। क्या हुआ? ये नॉन पोलर हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका CH3F, ये क्या हुआ? पोलर हुआ। हेलो एल्केन है, ये पोलर हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आ गया इसमें, तो ये पोलर हुआ। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट हम CO2। तो CO2 क्या हुआ? ये पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ? वैसे तो पोलर हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आएगा तो पोलर है, लेकिन क्या होगा, ये पोलैरिटी जो है कैंसिल आउट कर देगा, तो डाइपोल मूवमेंट इसमें 0 हो जाएगी। वो चीज हम बाद में बताएंगे। ठीक है, H2O पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ? H2O क्या हुआ? पोलर हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन एनी अदर नॉन मेटल है, तो ये क्या हुआ? पोलर हुआ। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो था पोलर और नॉन पोलर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको बताते हैं डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बता देते हैं हम। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है? पहले तो डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब किसका मल्टीप्लीकेशन? चार्जेस, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड कौन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। आप चार्जेस मान लीजिए ये आपका HCl है बेटा। मेनली डाइपोल मूवमेंट किस में होगा? जो हमारा पोलर इन नेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये Q पॉजिटिव है, इस पे चार्ज, इस पे Q नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या मानेंगे हम? D मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चार्जेस है, चार्जेस का कोई भी ले लीजिए, कोई भी मैग्नीट्यूड, ये मान लीजिए +5 है तो ये -5 होगा। मेनली इक्वल होता है ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? कोई भी ले लीजिए 5 इन दोनों में से। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मान लेते हैं ये 10 है, तो इसका जो ये आएगा डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा? 5 × 10 = 50। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या आ गया आपका? डाइपोल मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट आ गया। तो इसका यूनिट क्या होता है? डिबाई। क्या होता है इसका यूनिट? डिबाई। डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, डिबाई होता है, डिबाई, D फॉर डिबाई। ठीक है, ये है 50 डिबाई आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। अब इसमें बताएंगे हम डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब डाइपोल मूवमेंट जो है, मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट अगर जो चेंज हो रही है तो मतलब या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो डाइपोल मूवमेंट भी चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के लेंगे हम। एक तो लेंगे सिंपल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे मॉलिक्यूल्स, और एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें ज्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे? 2 ही होंगे। तो डाइपोल मूवमेंट अगर जो 2 में देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे भाई? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब आपको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है बेटा। मतलब एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मेनली इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द अनदर एटम। एक एटम को दूसरे एटम को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। जितना साइज छोटा होगा
उतना ज़्यादा जल्दी से वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे एटम्स को। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये होता कैसे है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये एटम है बेटा, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कौन करेगा? ये न्यूक्लियस करेगा। अब ये न्यूक्लियस इससे जितना नज़दीक होगा तो उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। अगर जो ये साइज बड़ा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये ज़्यादा दूर हो गया, ये डिस्टेंस दूर हो गया तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज हुआ, कि भाई साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, अट्रैक्शन कम हो गई, और एटॉमिक साइज कम हुआ तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाइपोल मूवमेंट मतलब कि ये जो पोलर करेक्टर है, पोलर करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पोलर करेक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और आपका डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर करेक्टर। समझ में आया? ठीक है, तो ये मेन चीजें थी आपकी जो आपको इसमें देखनी थी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं भाई किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा रहेगा। HF हो गया, HF का ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू किसके? क्लोरीन के, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसमें ज्यादा आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ गया तो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा, और चार्जेस ज्यादा हो गया तो चार्जेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डाइपोल मूवमेंट के। चार्जेस का ज्यादा हो गया और वैसे भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, लेकिन चार्जेस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज देखें कौन ज्यादा हो रही है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे HBr में कम होगा और HI में सबसे कम होगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, डाइपोल मूवमेंट मेनली किसकी तरफ होता है? एक तो डायरेक्शन इसकी देखी जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। डाइपोल मूवमेंट किसकी तरफ होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि ये कितनी पावर से इधर खींच रहा है इसको। ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं पॉली एटॉमिक। ये तो डाई एटॉमिक में था, तो पॉली एटॉमिक के लिए एक बार थोड़ा सा मैं रब करूंगा, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, भाई NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए शेप पे मैंने बताया था, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो और स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है? मेनली आपकी वेस्पर थ्योरी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फ्लोरीन का जो लोन पेयर था वो क्या करने लग जाएगा? दूसरे फ्लोरीन को क्या करने लग जाएगा? रिपेल करने लग जाएगा। रिपेल करने लग जाएगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा पिरामिडल टाइप का ना होके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल हो जाएगा, एक किस्म से ये कह सकते हो। ये चीज है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये पोलर है तो ये होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट इधर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इधर होगा और इसमें पोलर है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, लेकिन हल्का होगा इसका लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, वो भी बहुत कम होगा। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ किसके कारण? इसके लोन पेयर के कारण, मतलब वेस्पर थ्योरी काम कर रही है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मतलब NH3 का जो डाइपोल म्यू की वैल्यू होगी NH3 की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू म्यू वैल्यू ऑफ NF3। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रिपेल कर रहे हैं लोन पेयर की वजह से, दैट्स वाई इसके डाइपोल मूवमेंट जो होती है, डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी डाइपोल मूवमेंट जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? ज्यादा, और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा?
कम। तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक सो आया होगा समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा इसमें टोटल हम 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम पहली एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की पोलैरिटी देखेंगे, किसमें ज्यादा है किसमें, जिसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देख के हम पोलैरिटी देख लेंगे। कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर, उसके लिए फॉर्मूला है, वो भी मैं बताता हूं अभी। डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, कौन सा अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये भी हमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बता देगा। ठीक है, फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होते हैं वो बताएंगे, और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मैटर एंड पैरा, ये भी डिस्टिंग्विश करने में डाइपोल मोमेंट हेल्प करता है। कैसे कैसे करता है मैं एक एक चीज को बताता हूं। पहले इन पॉइंट्स को लिख लो बेटा, वीडियो पॉज करके एक बार इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। आई थिंक सो लिख लिया होगा आपने। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। अब सुनिएगा ध्यान से, पोलैरिटी को कैसे बताता है ये। ठीक है, देखिए, तो डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब HF जो है, HF का क्या होता है, पोलैरिटी ज्यादा होता है क्योंकि इसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, ये है HCl, इसका म्यू का वैल्यू कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका पोलैरिटी भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर आता है HBr, इसका और ज्यादा कम होगा पोलैरिटी। फिर आता है HI, इसका और ज्यादा कम होगा, क्योंकि इनकी म्यू की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। इनका म्यू का वैल्यू क्या होता है ये देख लेते हैं, आप लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें म्यू का वैल्यू कितना होता है, 1.78। इसमें म्यू का वैल्यू होता है 1.07। इसमें म्यू का वैल्यू होता है 0.79। इसमें म्यू का वैल्यू होता है 0.38। तो ये देख रहे हो आप, म्यू का वैल्यू यहाँ पे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे म्यू का वैल्यू कम होता जा रहा है, ये किसका ऑर्डर है, ये आपका पोलैरिटी का ऑर्डर है। ठीक है, पोलैरिटी का ऑर्डर है ये आपका। ठीक है, पोलैरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, ये पोलैरिटी का ऑर्डर है। कैसे कम हो रही है, जैसे जैसे म्यू का वैल्यू कम होता जा रहा है, वैसे वैसे पोलैरिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पोलैरिटी का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव कितनी जल्दी ले लेगा। ये जल्दी से नेगेटिव पॉजिटिव ले लेगा, ये कम ले पाएगा, इतनी जल्दी नहीं ले पाएगा जितना ये ले लेगा। ये बहुत कम लेगा, और यहाँ पे बहुत कम नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर है, समझ में है। पोलैरिटी का मतलब ये है, क्यों, क्योंकि इसमें म्यू की वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसमें कम है, दैट्स वाई। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर, मतलब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उसके लिए भी ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला है ये म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक। म्यू ऑब्जर्व तो आपका ऑब्जर्वेशन की जाएगी, कोई एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली जाएगी। म्यू आयनिक के लिए आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, म्यू आयनिक के लिए Q इंटू डी, मतलब ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, म्यू आयनिक निकाल लेंगे। म्यू ऑब्जर्व्ड आपको एक्सपेरिमेंट से पता लग जाएगा, तो हमें परसेंटेज इंटू 100 कर देना बेटा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि म्यू आयनिक कब निकलेगा, जब ये आपको फॉर्मूला, मतलब डाइपोल मोमेंट का ही फॉर्मूला आता होगा। क्लियर है, डाइपोल मोमेंट से हम आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। नाउ डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं भाई, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, सिमेट्रिकल होगा। ऑल एंगल कितने डिग्री के, 102 डिग्री के, 120 डिग्री के एंगल, मतलब 120 के डिग्री के एंगल हैं सारे के सारे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी सारे के सारे एंगल इक्वल रहेंगे, लेकिन इसमें ये एंगल इक्वल नहीं रहेगा। जैसे मैं NH3 की बात कर लेता हूं, तो NH3 यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स है ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी 4 है भाई, ये भी 4 है और यहाँ पे भी 4 ही हैं। तो इसका मतलब इनका बॉन्ड एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, आपको पता है, वेस्पर थ्योरी से इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर जो पता हो तो भी आप बता सकते हो कि इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसकी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जिसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगी उसका डाइपोल मोमेंट मेनली क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और जिसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या बता सकते हैं हम, मेनली सिमेट्री भी बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है,
तो ये क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, ये अनसिमेट्रिकल रहेगा। सिंपल सी बात की है, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं सिस और ट्रांस। अब ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं? सिस होता है बेटा मेनली ये एल्कीन में देखे जाते हैं। अगर जो H है ये Cl ले लेते हैं, ये Cl ले लेते हैं, ये H, Cl की जगह CH3 या Cl भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लेना चाहो, CH3 भी लेना चाहो CH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, CH3। और यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट साइड में सेम है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड में सेम दिखा दो, ये ट्रांस होता है, ठीक है। ट्रांस क्या होता है, एडजेसेंट साइड में सेम हो, और अगर जो अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट में सेम हो ऐसे, तो वो ट्रांस होता है, क्या होता है, वो ट्रांस होता है। और ऐसे इसमें सेम हो, एडजेसेंट साइड में सेम हो, वो ऐसे भी हो सकते हैं बेटे, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने बना के दिखाया आपको, लेकिन मॉलिक्यूल्स थोड़ी दिखेगा, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि भाई ये सिस है, उसके डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक दूसरे का डाइपोल मूवमेंट क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ये डाइपोल। लेकिन ये क्या करेगा, ये डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, नेट डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा। मतलब सिस का जो डाइपोल मूवमेंट का जो वैल्यू रहेगा सिस का, वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ट्रांस। ट्रांस में क्या कर देगा, म्यू का वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्लियर है। तो डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से आप सिस और ट्रांस भी बता सकते हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ऑर्थो, पैरा और मेटा भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो भाई, ऑर्थो, मेटा, पैरा? इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, या यहीं पे बता दे, यहीं पे बता देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे बता देते हैं। देखो, ऑर्थो डाइक्लोरोफिनोल, ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोफिनोल, ये हो गया आपका मेटा डाइक्लोरोफिनोल, ये मेटा डाइक्लोरोफिनोल, और एक ले लेते हैं आपका पैरा डाइक्लोरोफिनोल, ठीक है, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है, ये पैरा डाइक्लोरोफिनोल हो गया। अब क्या है भाई, ये क्या कर रहे हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और इसका इधर होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, ठीक है। इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, नियरली 0 हो जाएगा, यस और नो। इसका डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू कम होगा और इसका बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस, और इसका तो 0 ही हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खींचेंगे एक दूसरे को, तो कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर है। तो ये था आपका डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से आप ऑर्थो, मेटा और पैरा भी बता सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या था, कौन सा टॉपिक था, ये एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका डाइपोल मूवमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देता हूं इसका आपको। इसका डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू है आपका 2.54, ठीक है, और इसका डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू है आपका 1.48 डी डिबाई होता है इसका यूनिट, ठीक है, और इसका 0 हो गया, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट का ये वैल्यू होता है, ठीक है। थोड़ा ये वैल्यू भी लिख लेना, आपको याद रहे थोड़ा सा, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैंने बताए हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे चलते हैं हम। नाउ अब देखते हैं हम फेजान रूल। फेजान रूल से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना आयनिक करैक्टर रख रहा है, कौन कितना कोवलेंट करैक्टर रख रहा है। ऐसा इस फेजान रूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फेजान रूल। फेजान रूल में मेनली 3 चीजें देखी जाती हैं भाई, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन देखी जाती है, कौन कितना किसको पोलराइज कर देगा, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, एनाइन का पोलराइजेशन देखा जाता है, और कैटाइन का क्या देखा जाता है, आपका पोलराइजिंग पावर, ठीक है। मतलब देखिए एनाइन जो है, मान लीजिए Cl है, इसका एनाइन है, ये एनाइन इसका क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है। कैटाइन आता है इसके क्लाउड के अंदर, ठीक है। कैटाइन कौन ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं भाई, हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके एल्यूमिनियम के ये कैटाइन है, ये इसके क्लाउड में आता है और इसके क्लाउड को कितना डिस्टर्ब कर देता है, और यहाँ से कितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, कितनी जल्दी इसको पोलराइज कर देगा, कितनी जल्दी इसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो एनाइन का तो देखा जाएगा पोलराइजिंग पावर, मतलब कितनी जल्दी इसको नेगेटिव कर देगा, ये पोलराइजिंग है, ये पोलराइजेशन है, सॉरी ये क्या है, पोलराइजेशन है। ये क्या यहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, मतलब कितनी जल्दी इसको पोलराइज कर दिया,
ठीक है। और पोलराइजिंग पावर मतलब ये कितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसके क्लाउड को डिस्टर्ब कर देगा, वो क्या हो जाएगी, इसकी पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। फिर आता है आपका पोलराइजिबिलिटी, एनायन की पोलराइजिबिलिटी होती है, वही है कितनी जल्दी ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, वो उसकी पोलराइजिबिलिटी होती है। जितना साइज छोटा होगा उतनी ही पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। मेनली ये चीज़ें देखी जाती हैं आपके कोवलेंट करैक्टर को फेवर करती हैं, ये चीज़ें किसको फेवर करती हैं, कोवलेंट करैक्टर को फेवर करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एक बार। अब कैसे ये इफेक्ट डालती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द कोवलेंट करैक्टर, कोवलेंट करैक्टर पे कैसे कैसे फैक्टर डालते हैं ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। जो किसने बताया, फैजान ने बताया, इसी को ही फैजान रूल के नाम से जाना गया। पहले है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज ए पोलराइजिबिलिटी, मतलब कैटायन जितना छोटा होगा साइज का उतना ही उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये साइज छोटा है तो इसका पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा हुआ एल्यूमिनियम का, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से इसको पोलराइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पोलराइज नहीं करेगा, ये इसको केवल क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा सीधा इलेक्ट्रॉन से इसको, ठीक है, इसको पोलराइज नहीं करेगा। देखो पोलराइज का मतलब क्या है, पोलराइज का मतलब है, देखो LiCl जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, नॉट ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन KCl में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास रहेगा ही नहीं। तो ये पोलराइज कितना कर रहा है, ये पोलराइजिबिलिटी और ये चीजें हैं, ये जितनी ज्यादा होंगी पोलराइजिबिलिटी वगैरह, मतलब इसको कितना, इसको इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ झुका रहेगा, नॉट ट्रांसफर, ध्यान रखना, यही एक चीज है जो इसको डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। जितना पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा ये कोवलेंट करैक्टर रखेगा, और अगर जो ट्रांसफर कर दिया तो वो आयनिक करैक्टर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, पोलराइज नहीं कर पाया उसको वो, ठीक है, समझ में आया, ये चीज होती है। तो यहाँ पे पोलराइजिंग जो है पावर इसकी ज्यादा है एल्यूमिनियम की एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, और ये क्या होगा, आयनिक होगा, ये क्या करेगा, कंप्लीटली इसको ट्रांसफर कर देगा, क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा, और इसका साइज क्या है, बड़ा। तो बड़ा साइज है, तो पोटासियम का बड़ा साइज है, तो ये जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल के जल्दी से Cl को दे देगा, चला ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम का छोटा साइज है, तो ये क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ क्या रहेगा, अट्रैक्टेड, ट्रांसफर नहीं होगा, अट्रैक्टेड रहेगा, पोलराइज करेगा, पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव, कोवलेंट करैक्टर इसमें ज्यादा रहेगा, मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कौन सा करैक्टर ज्यादा होगा, Ki में आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, इसमें आयनिक करैक्टर होगा। समझ में आया कैसे बता रहा है ये, ठीक है, ये समझिए। फिर है लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज क्या होगा, लार्जर होगा, लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजिबिलिटी। एनायन का क्या देखा जाता है, पोलराइजिबिलिटी देखी जाती है, ये मैंने बताया था। एनायन का क्या देखा जाएगा, एनायन का पोलराइजेशन देखा जाएगा, ठीक है, ये एनायन का पोलराइजिबिलिटी ये बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, एनायन का पोलराइजिबिलिटी देखा जाएगा, तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जर साइज किसका है, यहाँ पे आयोडीन का है, तो आयोडीन क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, मतलब ये एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, ये आयोडीन पोलराइज कर देगा, साइज क्या है, ज्यादा बड़ा है इसका, तो इसको इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर नहीं करेगा, जस्ट अट्रैक्टेड करेगा। समझ में आया नहीं आया, मतलब यहां से इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या है, आयोडीन का बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये इसके इजीली निकल। लेकिन फ्लोरीन जो है वो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले जाएगा, क्योंकि छोटा साइज है, इसका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइज अगर जो बड़ा हो गया तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसको जल्दी से ये आयोडीन जो है इसको पोलराइज कर पाएगा, ये आयनिक करैक्टर ज्यादा बनाएगा, तो इसका आयनिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा और इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया, ये मेनली कोवलेंट करैक्टर को फेवर करते हैं ये तीनों चीजें, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या होगा, यहाँ पे कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर देखेंगे तो कोवलेंट किस में ज्यादा होगा,
आई में ज़्यादा होगा, LiBr में कम होगा, LiCl में और कम होगा, और LiF में और ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा। ठीक है, ये इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, ये इसको पोलराइज कर देगा। नाउ नेक्स्ट है, फिर क्या कह रहा है, लार्जर द चार्ज ऑन देयर कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई कोवलेंट करेक्टर वो ज़्यादा रखेगा। जैसे इस पे नेगेटिव, ये +3 हो गया इसके ऊपर, ये नेगेटिव, ये +2 हो गया इसके ऊपर, ठीक है, 2 पॉजिटिव, इस पे +1 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, चार्ज जितना ज़्यादा हुआ उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? लार्जर द कैटायन ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। कैटायन जितना चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैटायन के पास उतना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। पोलराइजिंग मतलब पोलर करेगा उसको, बस ट्रांसफर नहीं करेगा, बस उसको पोलर करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखेगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गया, दैट्स वाई ये कोवलेंट करेक्टर इसका ज्यादा हो गया। आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम। आयनिक कब होगा, जब उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है NaCl में। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, दैट्स वाई वो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है भाई, जो आपका सूडो, एक होता है सूडो स्टेबल। ठीक है, जैसे ये क्या होगा भाई, Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं ली तो ये क्या हो गया, कोवलेंट करेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका आयनिक करेक्टर हो जाएगा। ये जल्दी से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी किसको, आयनिक करेक्टर और ये कोवलेंट करेक्टर को। यही किसने बताए थे, फैजान ने बताए थे। फैजान के रूल, ये मतलब ये फैक्टर इफेक्टिंग ही फैजान के रूल है। क्लियर है? ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर, मतलब जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट मेनली ये लिक्विड और गैस की स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड एंड गैस की स्टेट में मिलते हैं ये। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे ज़्यादातर लिक्विड और गैस की स्टेट में मिलेंगे। कुछ एक जो है सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो तीनों में मिलते हैं, ये ज़्यादातर लिक्विड और गैस की स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो लिक्विड और गैस की स्टेट में ज़्यादा मिलते हैं तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्रिस्टल नहीं बनाता ये। ठीक है, नॉट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है जब लिक्विड और गैस की स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर कम होती है, दैट्स वाई इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। ठीक है, क्योंकि इंट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है। इसके कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड वगैरह इसका एक्सेप्शन है, कुछ एक एक्सेप्शन भी है इसके। ठीक है, सोलिबिलिटी, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड हमारे मेनली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई नॉट सोलेबल इन वाटर, नॉट सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर के अंदर सोलेबल नहीं होते, बट सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सोलेबल इन नॉन पोलर के अंदर सोलेबल होता है। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक होता है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होते हैं मेनली, जैसे CH4 मैंने बताया था अभी आपको, नॉन पोलर है CH4। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो मेनली ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होने चाहिए, आयंस बनाने चाहिए, फ्रीली मूवमेंट, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। आयनिक करेक्टर किस में ज़्यादा हो, फैजान बताएगा आपको। ठीक है, फैजान मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट है इनकी जो स्लो रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है इनकी? स्लो रिएक्शन होती है, क्योंकि आयनिक की रिएक्शन फास्ट होती है, ये कोवलेंट करेक्टर रखता है, दैट्स वाई इनकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ
अब हम करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन। दो तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके कैसे कैसे आपका ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, जैसे बीई का कर लेते हैं। बीई का इसका मैं बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी रहेंगी आपकी, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 और sp3d3। तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन रहेंगी। तो इसमें जैसे s और p के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सेंट्रल एटम के, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सेंट्रल एटम के s और p के दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में सेंट्रल एटम के, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। यहाँ पे p के 3 करेंगे, s का 1 करेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। सेंट्रल एटम कौन होगा, जो कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, और कुछ आपको फिर मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसका ही देख लेते हैं, बीई का। बीई 4 एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा, 1s2 2s2 और 2p 0 हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही आ गए। अब होगा क्या, केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अनपेड वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, s ऑर्बिटल में कितने हो गए आपके, ये है वैलेंस सेल, सेकंड है, ये जो आगे लिखी सेल है और ये इसके अंदर ऑर्बिटल है। तो सेकंड सेल में कितने हो गए, या तो s और p यही पार्टिसिपेट, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 0, कोई नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ जंप कर जाएगा, जंप कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लेना सेकंड पार्ट वाली वीडियो में, सेकंड चैप्टर की वीडियो में। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p 6 3s2 और 3p 5, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें क्या होगा, केवल p ऑर्बिटल का z अनपेयर्ड रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, पहले सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएगा, ये px है, ये py है और ये pz है। 3 सब ऑर्बिटल होती हैं p ऑर्बिटल में। तो ये pz जो है ये क्या है, अनपेयर्ड है। ये pz इनके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब इसका pz इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, इसका pz इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे s और p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होगी आपकी। आगे समझ में कैसे हुई है sp हाइब्रिडेशन। ऐसे ही हम इसका ले लेते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। तो बोरोन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p 1 होगी। तो यहाँ पे ये 2 वैलेंस सेल के हैं, तो s में कितने हैं बेटा आपके 2, p में कितने हैं 1, p में 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, यहाँ पे 3 से कनेक्ट होना है ना, तो जंप कर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि सेम सेल के हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, बोरो कर लेगा ये p ऑर्बिटल इससे जल्दी से। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अब अनपेयर्ड कितने हो गए, 3 हो गए ना टोटल अनपेयर्ड। तो 3 फ्लोरीन में भी क्या होता है, pz वाला एक खाली होता है, तो फ्लोरीन का एक pz वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया, इसमें भी फ्लोरीन वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया, इसमें भी फ्लोरीन वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक sk 2 pk, एक sk pk 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। क्लियर है, एनी डाउट। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या है बेटा, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, p में कितने हो गए भाई 2। तो पहले सिंगली ऑक्युपाइड होगा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये बोरो कर लेगा इससे। तो क्यों, क्योंकि एनर्जी सेम है इनकी, तो बोरो कर लिया इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये अनपेयर्ड रह गया और यहाँ पे ये 3 अनपेयर्ड हो गए। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन में क्या है s ऑर्बिटल होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1। तो ये s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस p के साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग मैंने सिखाई है आपको, ओवरलैपिंग कैसे होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, फर्स्ट वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो s इस p के साथ, s पहले तो इस s के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो H जो है इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन H इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, H इसका इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ऐसे ये S के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे।
तो इनका और ये क्या बन जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो कार्बन का जो है पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं यहाँ पे, H के साथ ओवरलैप कितने कर रहे हैं, ये आपके 4 कर रहे हैं। तो एक तो S के साथ कर रहा है ओवरलैप और 3 P के साथ कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं हम फास्फोरस sp3d2 का एग्जाम्पल कौन है, आपका pf5 है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कौन है, ये 3 है, और थर्ड सेल में क्या आ जाती है, डी ऑर्बिटल भी आ जाती है बेटा। तो डी ऑर्बिटल भी आ गई, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, डी में कितने होते हैं टोटल आपके 5 होते हैं। ठीक है, सब ऑर्बिटल, तो 2 तो हैं इसके अंदर, और कितने हैं पी के अंदर, कितने हैं 3 हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर जाएगा यहाँ पे बेटा, जंप कर जाएगा, क्योंकि सेम सेल में है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप कर गया। तो अब कितने बच गए ये अनपेयर्ड, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, 3 ये 2 ये 5 हो गए। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपको पता है pz खाली रहता है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, फिर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये जो है फ्लोरीन जो है ये 5 अनपेयर्ड है किसके, फास्फोरस के, तो इसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आ गई, एक S का, P के 3 और D का 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d1 होगी। ऐसे ही हम इसकी निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का। सल्फर में क्या हो जाएगा भाई, सल्फर का देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ कर लेता हूँ इसको। सल्फर में कितने हो गए आपके ये वैलेंस सेल में, यहाँ पे भी 3d है, 3d 0 है, तो यहाँ पे कितने हैं, S में कितने हैं भाई, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, S में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये रे थर्ड सेल है वैलेंस सेल, इसी के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे हम। P में कितने हैं 4, तो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड, ये पेयर्ड हो गया। D में कितने हैं 0, तो D 0 है। तो यहाँ तो एक तो इसका जंप कर जाएगा, एक इसका जंप कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बोरो कर लेगा इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल अनपेयर्ड करने के लिए, क्योंकि इसको कितने के साथ कनेक्ट होना है, 5 के साथ कनेक्ट हो, 6f के साथ कनेक्ट होना है, तो 6 का स्पेस भी तो खाली चाहिए। तो ये अनपेयर्ड हो गया बेटा, इसको दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, इसका ये क्या है, ये पहले से ही अनपेयर्ड थे। तो फ्लोरीन है यहाँ पे, फ्लोरीन का pz जो है वो खाली रहता है, तो फ्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक इसके साथ, अनपेयर्ड के साथ ही ओवरलैपिंग होती है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ऐसा हमने उसमें ओवरलैपिंग ऑर्बिटल वीबीटी में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, एक S का हो गया, P के कितने हो गए 3 हो गए, D का कितने हो गए 2 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2 होगी। ठीक है, ऐसा आ जाते हैं हम आयोडीन में। अब आयोडीन में देखिए बेटा, यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देता हूं मैं, आयोडीन में कितने हैं बेटा, यहाँ पे ये है वैलेंस सेल, तो इसमें 5d भी है, क्या है 5d ऑर्बिटल भी है, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो S में कितने हैं बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और P में कितने हैं, यहाँ पे P में कितने हैं 5, तो पहले अनपेयर्ड करेंगे बेटा, फिर इसको ये 5 हो गए, उसके बाद D में कितने हैं 0, ये 0 हो गए। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, ये यहाँ पे जंप करेगा, ये यहाँ पे जंप करेगा, तो डी के अब कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 3 पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक इसमें हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पी के कितने हो गए, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हो गए पी के भी, और डी के 3 अनपेयर्ड हो गए डी में भी। ठीक है, ये 3 अनपेयर्ड हो गए डी में भी। तो इसका ये ओवरलैपिंग होगी भाई, किस किस के साथ, किस किस की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एक इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, फ्लोरीन में pz जो एम्प्टी होता है। ठीक है, फ्लोरीन ये इसके साथ, मेनली फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है बेटा, और नहीं होंगे, और जो है इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई, एक S का, P के कितने 3 और D के कितने 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d3। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करना, और बेटा आपको मैं होमवर्क में भी दे रहा हूं। ठीक है, आप PCl 3 PCl 5 S के साथ फ्लोरीन जो है इतना नहीं बनाएगा, SH6, ये आप ऐसे कंपाउंड्स का जो है आपको बनाना है। और भी दे देता हूं आपको, एल्यूमिनियम AlCl3 का बताना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और
BeF2 का बनाना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है मेरे को। ये 5 मैंने दिए हैं आपको, पांचों का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाना है और कमेंट बॉक्स में ये लिखना है एक बार जल्दी से, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो आप।